टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, और आज अपना सामाजिक विज्ञान का कौन सा डे है? 6th डे। फिफ्थ क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था भूमि के बारे में कि भूमि कितने % के ऊपर है, कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो मैंने इसके बारे में आपको कल नेक्स्ट जो पीछे की क्लास गई उसके अंदर आपको बता दिया था। आज अपन बात करेंगे भूमि का उपयोग। देखो, भूमि का उपयोग अपन किस प्रकार से करते हैं। आज शायद अपन सब जानते हैं कि भूमि के उपयोग बगैर अपनी जीवन जो है वो अधूरा है। कोई भी कार्य ऐसा है कि अपन भूमि के ऊपर उसको नहीं करते हैं। जैसे मान लो कैसे अपने, जैसे मान लो सड़क बनी हुई है, वो भी भूमि के धरातली भाग पर अपन बनाते हैं। रेलवे लाइन बिछाते हैं, वो भी बड़े बड़े उद्योग लगते हैं, वो भी अपन कहाँ पे? भूमि के ऊपर स्थापित करते हैं। जैसे मान लो कृषि का कार्य है, वह भी अपन कहाँ पे करते हैं? भूमि के ऊपर करते हैं। भूमि के धरातली ऊपरी परत के ऊपर अपन बीज अंकुरित करते हैं, फिर फसल तैयार होती है, अनाज हमारे को मिलता है। फिर अनाज से हमारी जो आर्थिक स्थिति है या फिर अपनी पालन पोषण के लिए अपने लिए जरूरी है, तो अपना जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुदृढ़ होती है। तो बहुत सारे कार्य हैं जो कि अपन कहाँ पे करते हैं? भूमि पर होते हैं या भूमि के द्वारा किए जाते हैं। अब मैंने आपको सबसे पहले जो बिंदु वो लिखा भूमि का उपयोग। अब देखो, भूमि का उपयोग की मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है विभिन्न कार्यों में। अब आपको इसको बनाना कैसे? भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। अब वो कार्य कौन कौन से उसके लिए अपन लगाएंगे, जैसे के बाद में कृषि अपन भूमि के ऊपर ही करते हैं। वानिकी, बाग बगीचे वगैरह भी अपन भूमि पे लगाते हैं। फलदार पौधे हैं या जो फूल वाले पौधे हैं वो सारे कहाँ पे लगाते हैं? अपन सब्जियां वगैरह उगाते हैं, वो सारी भूमि के ऊपर ही उगाते हैं। खनन, अब अपन जैसे मान लो खनिज वगैरह निकालते तो वो खनन क्रिया के द्वारा अपन धरातल के आंतरिक भूगर्भ से अपन निकालते हैं, तो वो भी धरती के या भूमि के माध्यम से ही किया जाता है। फिर आती है सड़कों का निर्माण। सड़कों का बड़ी बड़ी जो सड़कें होती है, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट जो सड़क वगैरह होती है, वो सारी इसी के ऊपर भूमि के ऊपर अपन बिछाते हैं। इसी के साथ बड़ी बड़ी जो रेलवे लाइन होती है या जो रेलवे ट्रैक होते हैं, वह भी सभी कहाँ पे बिछाए जाते हैं? धरातल के ऊपर या भूमि के ऊपर ही बिछाए जाते हैं। बड़े बड़े जो उद्योग है वह भी कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं? इसी भूमि के ऊपर स्थापित किए जाते हैं। आवासीय जो बस्तियां होती है, कॉलोनियां वगैरह होती है, वो भी कहाँ पे होती है? वो भी इसी धरातल या भूमि के ऊपर होती है। तो इस प्रकार से अपन भूमि का उपयोग करते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि जो अब इसकी, जैसे मान लो इसको निर्धारित कौन कौन से कारक करते हैं इन सारी चीजों का। तो भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब एक तो होता है भौतिक कारक और एक होता है मानवीय कारक। तो इनका निर्धारण एक तो होता है भौतिक कारकों के द्वारा, एक होता है मानवीय कारकों के द्वारा। अब भौतिक कारक होते कौन से? जैसे मान लो आप कई बार पढ़ते रहते हो लेसन, उसमें बिंदु आ गया या शब्द आ गया भौतिक कारक। अब आपको ये पता नहीं कि ये भौतिक कारक होते क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूं। वैसे हर बच्चे को जरूरी नहीं कि सबको पता नहीं है, आप सबको आता भी है, सुना भी है, लेकिन बाय द वे आप अगर भूल भी गए हो तो मैं बता रहा हूँ। भौतिक कारक का नाम आ जाए तो उस समय आपको 2-3 जो बिंदु है उनको ध्यान में रखना है। एक तो स्थलाकृतियां, एक जैसे मान लो जलवायु, एक मृदा, एक जैसे मान लो अपन बात करते हैं खनिज जल। ये सारे क्या है? भौतिक कारक हैं। तो इन्हें ये बिंदुओं के बारे में आपको समझना जरूरी है कि जैसे मान लो स्थलाकृतियां क्या होती है, या फिर मान लो जैसे मान लो जलवायु कैसी। जलवायु के बारे में आप जानते हो, जैसे मान लो एक तो होती है शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र, शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, ये सारी जलवायु है। तो मैंने इसमें आपको बताया भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे स्थलाकृति, यानी भूमि की जो स्थलाकृतियां हैं वो किस प्रकार से है। फिर अपन बात करते हैं मृदा। अब स्थलाकृति के ऊपर जो मृदा यानी मिट्टियां होती है वो कैसी होती है? जैसे मिट्टियां बहुत सारी प्रकार की होती है। जैसे मान लो जलोढ़ मृदा है, अपन बोलते हैं लेटराइट मृदा है, या फिर मरुस्थलीय मृदा है, या फिर मान लो जैसे मान लो लाल मृदा है। तो ये 5-6 प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो कौन से क्षेत्र में किस प्रकार से मिट्टी पाई जाती है। फिर आती है जलवायु। जैसे मान लो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, या भारत का जो पश्चिमी राज्य है राजस्थान का जो भी पश्चिमी क्षेत्र है तो वो शुष्क में चला जाता है, और जो पूर्वी भाग है राजस्थान का वो अर्ध शुष्क में चला जाता है। तो ये इस प्रकार की जलवायु, जैसे मान लो कोई स्थान आर्द्र है, शीतोष्णीय है, उष्णकटिबंधीय है, इस प्रकार की जलवायु भी अलग अलग क्षेत्र में पाई जाती है। फिर खनिज की कौन से क्षेत्र में यानी कौन सी जगह भूमि के आंतरिक भूगर्भ के अंदर किस प्रकार के खनिज कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, वो भी भूमि के द्वारा है अपन को पता चलता है। उसकी जब खोज की जाती है तब पता चलता है। जल, अब किसी क्षेत्र में जल की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, तो किसी क्षेत्र में जल की मात्रा क्या होती है? बिल्कुल न के बराबर होती है।
यानी जल जहाँ पे है कि देखा होगा आपने कि जल ही जीवन है। तो जल एक महत्वपूर्ण अपने लिए क्या है, संसाधन है। तो जल की उपलब्धता भी एक भूमि के ऊपर ही दर्शाती है कि भूमि के ऊपर कितनी परसेंट के ऊपर या कितनी प्रतिशत के ऊपर जल है। तो वो भी मात्रा इसी के भौतिक कारकों के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। फिर मैंने आपको बताया था एक होता है मानवीय कारक, कि ये मानवीय कारक क्या होते हैं, जैसे मान लो जनसंख्या। अब भूमि के ऊपर कौन से क्षेत्र में कितनी संख्या में लोग निवास करते हैं। अब किसी स्थान पे तो जनसंख्या का जमाव क्या रहता है, अधिक रहता है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या क्या होती है, कम होती है। तो ये भी एक मानवीय कारक है। और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। अब किसी क्षेत्र में तो उद्योगों की मात्रा क्या है, ज्यादा है। किसी क्षेत्र में न के बराबर उद्योग है। तो वहां पे उद्योग कहाँ पे स्थापित होते हैं, जहां पे उद्योगों के लिए जलवायु अनुकूल हो, वहां की भौगोलिक दशाएं उसके अनुसार हो, वहां पे अधिक क्या होते हैं, उद्योग स्थापित किए जाते हैं। लेकिन जहां पे अगर उनके अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, अनुकूल परिस्थितियां हैं या उनके विपरीत परिस्थितियां हैं, वहां पे क्या है कि वहां पे उद्योग बहुत कम मात्रा में लगाए जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर भूमि, कि स्वामित्व के आधार पर कितनी प्रकार की भूमि होती है। तो स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार की भूमि होती है। पहली होती है निजी भूमि और दूसरी होती है सामुदायिक भूमि। अब बात आती है कि निजी भूमि क्या होती है। तो निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। निजी भूमि है वो किसके स्वामित्व में होती है, कि निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। उसपे किसी एक व्यक्ति विशेष का क्या होता है, अधिकार होता है। सामुदायिक भूमि, सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। यानी जो सामुदायिक भूमि है उसके आसपास जो समुदाय रहता है, जो जनसंख्या निवास करती है, वो उनके अधिकार में होती है। उस जो सामुदायिक जो भूमि है उसके ऊपर जो नियम है वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनके निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन उसका लाभ कौन लेते हैं, वहां के समुदाय के लोग ही उसका लाभ ज्यादा लेते हैं। अब वो किस प्रकार से लेते हैं वो भी आप समझ लीजिए। सामान्यतः रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। यानी जो समुदाय के जो वहां पे लोग निवास करते हैं उनके लिए उसका उपयोग ज्यादातर किया जाता है। उनको सुविधाएं वहां पे दे दी जाती है, जैसे चारागाह या चारा, वहां पे उनके जो पालतू जानवर होते हैं उनके लिए वहां पे चारे की उपलब्धता होती है। यानी अपने पशुओं को वहां पे ले जाकर चरा सकते हैं। फलों, वहां पे फलदार पेड़ तो फल आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। औषधीय जो बूटियां होती है वह भी उनको वहां से आसानी से प्राप्त हो जाती है। उनको एकत्रित करना, ये सभी सामुदायिक भूमि के अंदर समस्त समुदाय के लोग आसानी से कर सकते हैं। फिर बात आती है कि इस सामुदायिक भूमि को कौन सा नाम दिया गया, साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। क्या नाम दिया गया, साझा संपत्ति संसाधन भी कह सकते हैं इस प्रकार की भूमि को। तो एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं कि जो भूमि का उपयोग है वो कौन कौन से कार्य में किया जाता है। कृषि में किया जाता है, वानिकी में किया जाता है, खनन में किया जाता है, सड़क बनाने में किया जाता है, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए किया जाता है, बड़े बड़े पुल बनाने के लिए किया जाता है, और उद्योगों की स्थापना भी भूमि के ऊपर ही की जाती है। ठीक है। फिर आती है बात की जो भूमि का उपयोग है वो कौन से कारकों पर निर्भर करता है, निर्धारित करता है। जैसे मान लो भौतिक कारक है, मानवीय कारक है। मैंने आपको फिर बता रहा हूं, पहले भी बता दिया था कि जो भौतिक कारक आपको अगर भौतिक शब्द कहीं पे मिल जाए तो आपका ध्यान सीधा किसकी ओर जाएगा, स्थलाकृतियों के ऊपर जाएगा कि कौन से क्षेत्र की किस प्रकार की स्थलाकृतियां होती है, मृदा की कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। फिर बात आती है जलवायु की। जलवायु आप लोग जानते हो, शुष्क होती है, अर्धशुष्क होती है, शीतोष्ण होती है, उष्ण कटिबंधीय होती है, उपोष्ण होती है। इस प्रकार की जलवायु अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर आता है खनिज कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के खनिज है। जल की उपलब्धता, अब किसी क्षेत्र में तो जल क्या मिलता है आपको, बहुत कम मिलता है, और कहीं किसी जगह आपको जल अधिक मात्रा में मिल जाता है। फिर आती है बात मानवीय कारकों की। तो मानवीय कारकों में जैसे जनसंख्या है और प्रौद्योगिकी है, ये सारे क्या है, मानवीय कारक है। फिर अपन बात करते हैं कि भूमि जो है स्वामित्व के आधार पर भूमि कितने प्रकार की होती है। तो स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार की भूमि होती है। पहली होती है निजी भूमि और दूसरी होती है सामुदायिक भूमि। निजी भूमि के अंदर जैसे मान लो किसी व्यक्ति विशेष का क्या होता है, अधिकार, तो जिसपे केवल एक ही, अभी एक का मतलब ये नहीं है जैसे मान लो दो भाई सगे भाई हैं वो एक जगह रहते हैं तो उनका सबका अधिकार उसके ऊपर, लेकिन है तो वो एक परिवार से ही ना, तो उन सबका एक व्यक्ति विशेष का उसके ऊपर अधिकार माना जाता है। लेकिन सामुदायिक जो भूमि होती है उसपे क्या होता है कि
जो नियम कानून, जो जमीन है वो किसकी होती है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार की होती है। लेकिन उसके ऊपर अधिकार ज्यादातर किसका रहता है? वहां के समुदाय के लोगों का रहता है, क्योंकि वो उसके आसपास रहते हैं। अब क्यों होता है? क्योंकि वो वहां पे अपने पालतू जानवरों को हरी घास वगैरह वहां पे आसानी से मिल जाती है, चरा लेते हैं। पशुओं को फल मिल जाते हैं, औषधीय जो जड़ी बूटी होती है वो वहां से उनको क्या कर सकते हैं? एकत्रित कर सकते हैं, उनको छूट होती है। इस सामुदायिक भूमि को अभी कौन सा नाम दिया गया? साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। इस प्रकार से अपने आज के 2 बिंदु हो गए हैं। बाकी बिंदु पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको फेयर कॉपी में उतार लेना और अच्छी राइटिंग से लिखना और इसको याद करने की कोशिश करना। बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।